हाँ हेलो। अरे अभी अभी नहीं, 1 घंटे बाद आओ, मैं बाहर हूँ। 1 घंटे बाद आ रहा हूँ। 1 घंटे बाद आके बात करता हूँ। उनसे बोल देना। हाँ, फैमिली रहती है। देख लेते हैं। अभी 9 बजे। मैं कैसे रहूँगा? कृष्णा के साथ रहेगा, कृष्णा के साथ कृष्णा। कृष्णा के साथ रहेगा। कृष्णा कहाँ रह रहा है? कृष्णा रूम कहाँ है? अरे रूम दिया होगा कहीं पे। कहीं ना कहीं तो दिया होगा। नहीं, और दूसरे दूसरे रूम से। दूसरे को आप कितने दिन तक रखा था? बता तो रहा था मुझसे। बताना सीखेंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं भारत की विदेश नीति, जिसको आईआर कहा जाता है। यानी भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है, जो आपका टॉपिक है, उस पर बात करते हैं आज। देखिए, विदेश नीति पहले इसको समझ लीजिए, विदेश नीति होता क्या है। विदेश नीति दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के मध्य हो सकता है। और जहां तक है, अभी जो करंट का जो विदेश नीति है, उसमें देखिए दो तरह के यहाँ पे देश हैं। ऐसे तो 3 तरह के देश है, लेकिन 2 तरह के देश मुख्यतः माना जाता है। एक नॉर्थ नॉर्थ ग्रुप कहते हैं और एक साउथ साउथ ग्रुप कहा जाता है। आप लोग देखिएगा, जो भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अधिकांश देश है वो अमीर देश है। और भूमध्य रेखा के जो दक्षिण भाग है, उसमें अधिकांश देश गरीब है। गरीब मतलब मध्यम आय वाले देश है। जैसे आप अफ्रीका के देश देखिएगा, एशिया के भी देश देखिएगा, उसके बाद दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश है, वो सब क्या है, गरीब देश है मतलब। और भूमध्य रेखा के ऊपर के अधिकांश जो देश है, देखिए यूरोप के अधिकांश जो देश है वो अमीर है। अमेरिका, कनाडा, उत्तर भूमध्य रेखा के उत्तर है, ये सब देखिए अमीर देश है। तो इसको कहते हैं उत्तर उत्तर समूह कहा जाता है या ग्रुप कहा जाता है, और दक्षिण दक्षिण ग्रुप कहा जाता है। तो इसलिए कभी कभी क्या दक्षिण दक्षिण ग्रुप के क्या होता है, आपस में संगठन बनता है। अभी अभी अगर आप लोगों ने अगर न्यूज देखे होंगे, देखिए अभी क्या है, जो G20 में अफ्रीका जो संघ है उसको शामिल किया गया है। तो अफ्रीका जो संघ है ना, वो दक्षिण दक्षिण ग्रुप में आता है। दूसरी बात क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन चला है, जो भारत भी क्या है तो उसके जनक है गुट निरपेक्ष आंदोलन के। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश है, वो भी क्या दक्षिण में ही, अधिकांश देश उनके दक्षिण में है। अधिकांश देश कहाँ पे हैं, उनके दक्षिण में अधिकांश देश है। ताकि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जितने भी देश हैं, तो इससे विदेश नीति होता है। अब विदेश नीति का आधार क्या होता है पहले समझिएगा। बेस क्या होता है विदेश नीति का, और भारत के विदेश नीति या आईआर का क्या बेस है, भारत क्या सोचता है अपने आस पड़ोस या दुनिया के देशों के बारे में। देखिए 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद देखिएगा पहले क्या था। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो आप लोग जानते हैं कि पूरे जो वर्ल्ड था, वो टू पोलर वर्ल्ड हो गया था, यानी दो ध्रुवीय विश्व हो गया था। एक जो पोल है वो अमेरिका के नेतृत्व में था, और एक जो गुट था वो क्या था, रशिया, जो उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत यूनियन के पक्ष में हुआ करता था। इसलिए आप लोगों को बताते हैं कि नाटो संगठन है। नाटो किसका संगठन है? नाटो क्या होता है, ये अमेरिका वाले संगठन जो है उसका क्या होता है, ग्रुप है। अमेरिका के ग्रुप है, ये इसको
नाटो ग्रुप कहते हैं। और देखिए जो अमेरिका वाले जो ग्रुप है ये पूंजीवादी ग्रुप है। ये अधिकांश जो देश है ये पूंजीवाद पर विश्वास करते हैं। और रशिया के जो देश है ये क्या होता है, समाजवाद या साम्यवाद पर विश्वास करने वाले देश के ग्रुप हुआ होगा। रशिया ने वर्षा संधि किया था, और जो नाटो संधि जो किया है वो क्या अमेरिका के माध्यम से किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे जो विश्व है वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक था अमेरिका के पक्ष में और एक था सोवियत यूनियन के पक्ष में। लेकिन क्या है, सोवियत यूनियन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, और 1991 में, 90 के दशक में आते आते सोवियत जो यूनियन है वो विघटित हो गया। और सोवियत यूनियन जब विघटित हो गया तो हमारा जो पूरा विश्व है वो एक ध्रुवीय हो गया था, जिसे अमेरिकनी यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था। यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, अमेरिका के नेतृत्व में बन गया था। लेकिन क्या है, बाद में 90 के बाद जब 2000 यानी 21वीं सदी जैसे ही आया, तो 21वीं सदी में चाइना का उदय हुआ, चीन का उदय हुआ। अभी क्या है, चीन और जो अमेरिका है ये दो फिर से क्या होता है, दो ध्रुव बन चुका है, दो गुट बन चुका है। चीन क्या है, चीन के पक्ष में अलग जो देश है वो है, और अमेरिका के पक्ष में। आजकल आप लोग देखे होंगे जो यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई चल रहा है ना, वो क्या है, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था, और अब रशिया बोल रहा है कि हमारे बगल में हम नाटो के सदस्य या नाटो के लोगों को आने नहीं देंगे। इसीलिए क्या, जो रशिया है वो क्या है, आपके यूक्रेन पर आक्रमण किया है। और यूक्रेन कह रहा है कि मैं नाटो का सदस्य बनूंगा। नाटो का सदस्य अगर बन जाएगा तो नाटो क्या है, अपना हथियार क्या कर देगा, अपने जो बड़े बड़े जो हथियार है वो रशिया के, यानी रशिया और जो यूक्रेन के बॉर्डर पे लगा देंगे। जिससे क्या होता है कि रशिया को क्या होता है, एक सुरक्षा की के मद्देनजर से बहुत खतरा पैदा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिएगा हमारे खिलाफ चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को हथियार बनाते हैं। इसलिए क्या होता है, भारत को चाइना से जितना इसलिए मुश्किल क्या है कि उन्होंने हमारी चारों तरफ से घेर रखा है। उन्होंने पाकिस्तान को अपना दोस्त बना लिया चाइना ने, उसके बाद नेपाल को अपना दोस्त बना लिया, बांग्लादेश को दोस्त बना लिया, भूटान को दोस्त बना, भूटान को फिर भी क्या होता, भूटान थोड़ा सा न्यूट्रल है, श्रीलंका को दोस्त बना लिया, म्यांमार को उन्होंने दोस्त बना लिया, और मालदीव को दोस्त बना लिया। तो भारत के चारों ओर क्या होता है, आपके चाइना ने घेर डाला है। और देखिएगा आप लोग देखिएगा, पाकिस्तान के जो ग्वादर बंदरगाह है वहां पे चाइना ने अपना सेना अड्डा बना लिया। श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह को उन्होंने लीज पर ले लिया, उसे मालदीव को लीज पे ले लिया। बांग्लादेश के जो चट्टगांव बंदरगाह है उसको भी लीज पर ले लिया। म्यांमार में भी क्या था, उन्होंने बंदरगाह लिया। भारत को जल और स्थल मार्ग से क्या होता है, चाइना ने घेर रखा है। ठीक है, क्यों घेर रखा था, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, वर्तमान में हिंद महासागर जो इंडियन ओशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। किसी समय अटलांटिक महासागर पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि उस समय यूरोप और अमेरिका के बीच में क्या था, ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, जब रशिया का उदय हुआ तो क्या होगा, अब ट्रेड का जो रास्ता है वो बदल चुका है। अब ट्रेड कहाँ से होने लगे, ये जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर है, क्योंकि अरब कंट्री से जो तेल आता है वो क्या होता है, रशिया और चाइना को क्या होता है, इसी रूट से क्या होता है, सप्लाई होता है। तो इसलिए अमेरिका या चाइना समझता है कि जो ये हिंद महासागर है इसी पर कब्जा किया जाए। नहीं तो अगर इसी में अगर तेल के जहाजों को क्या होता है, दूसरे देशों के अगर डुबो देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए देखिए भारत क्या था, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और अमेरिका मिलकर चार देशों ने एक संगठन बनाया, क्वाड करके एक संगठन बनाया है। और जो चाइना है उनको क्या था, सबको मिला के अपना काम कर रहे हैं। तो इसको समझ लीजिए कि पूरे विश्व में क्या होता है, सिनेरियो धीरे धीरे बदल रहा है। पहले क्या था, दो ध्रुव था, फिर एक ध्रुव बना, फिर क्या हुआ, फिर से दो ध्रुव बन गए हैं। चाइना और इसमें अमेरिका के बीच में टकराव बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट और नेशन के बीच में क्या अंतर है, पहले इसको समझिए। स्टेट और नेशन आपको पता है कि जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संपत्ति का क्या होना चाहिए, इसको आपका स्टेट कहा जाता है। और नेशन क्या होता है, जहां जातीयता, इतिहास, परंपरा और आकांक्षा आधारित एक समुदाय होता है। इन दोनों को, इस परिभाषा को याद रखिएगा। इन परिभाषा से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेट और नेशन में क्या अंतर है। स्टेट क्या होता है, जहाँ पे जनसंख्या हो, क्षेत्र हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। नेशन से कहते हैं जहाँ पे
जातीयता हो, इतिहास हो, परंपरा हो और आकांक्षाओं पर आधारित एक समुदाय हो। तो देखिए इस समय क्या है, नेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं रह गया आज के देश में। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या रह गया, नेशन है, जो राष्ट्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्या होगा, राष्ट्र ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्र क्या होता है, एक प्रकार के क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। देखिएगा आप लोग, जब भी कुछ होता है तो पाकिस्तान को क्या होता है, लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान और भारत में, उस दिन देखिएगा लोगों में क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक भावनात्मक और भावनात्मक क्या होता है, दबाव बन जाता है। खिलाड़ियों पर भी ये दबाव बनता जाता है, समझिएगा। तो ये सारी चीज क्या है, आजकल आपको दिखाई देती है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो विदेश नीति है वो किस पर निर्भर करता है। देखिए भारत का जो विदेश नीति है वो फर्स्ट इंडिया फर्स्ट की नीति है। इंडिया फर्स्ट की नीति मतलब क्या है कि भारत क्या होगा, पहले पहल नहीं करेगा। इंडिया फर्स्ट की नीति क्या है कि भारत पहले पहल नहीं करेगा। अगर कोई भी देश भारत पर पहले आक्रमण करेगा तो उसका प्रतिकार भारत सरकार देगी। लेकिन पहले क्या, भारत क्या है, किसी दूसरे देशों में आक्रमण नहीं करेंगे। इसे कहते हैं इंडिया फर्स्ट की नीति कहा जाता है कि भारत पहले नहीं। जैसे परमाणु जो हथियार है भारत के पास, उसका भी क्या है, यही नारा है कि इंडिया पहले यूज नहीं करेगा। लेकिन इंडिया पर कोई अगर यूज करेगा तो उसका जवाब इंडिया उनको देगा। दूसरा है यथार्थवादी कूटनीति। यानी कूटनीति कैसे होनी चाहिए, यथार्थवादी होनी चाहिए, वास्तविकता में उसमें होनी चाहिए कूटनीति। कूटनीति मतलब जो स्ट्रेटेजी होता है इसको समझो। देखिए हमारे यहाँ पे देखिए हर साल क्या होता है, भारत के पड़ोसी देशों का क्या होता है, विदेश मंत्रियों को क्या होता है, रायसीना डायलॉग होता है। तो रायसीना डायलॉग्स में क्या होता है कि हमारे देश आसपास के जितने भी पड़ोसी देश होता है या जितने भी हमारे मित्र देश होते हैं, उन देशों के विदेश मंत्रियों का क्या होता है, यहाँ पे बैठक होता है। और क्या होता है, अब भविष्य के बारे में क्या रणनीति बननी चाहिए उस पर एक विचार रखिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं यथार्थ कूटनीति कहा जाता है। तो ये कूटनीति राजनीति ये क्या होता है, पॉलिटिक्स में चलता रहता है। क्योंकि देखिएगा एक बात हमेशा याद रखिएगा, विदेश नीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और कोई किसी का दोस्त नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कोई होता है कि आपके या हमारे पड़ोसी में जो लोग रहते हैं ना, वो स्थायी दोस्त नहीं होते और स्थायी दुश्मन भी नहीं होते। कोई भी आपके पड़ोसी या हमारे पड़ोसी जो भी है, वो कभी कभी आपका हमारे साथ क्या होता है, दोस्ती की व्यवहार भी कर सकता है, कभी कभी हमारे क्या बुराई भी कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, विदेश नीति में कोई देश दूसरे देश के स्थायी दोस्त भी नहीं होते हैं और स्थायी दुश्मन भी नहीं होते हैं। किसी समय हम अमेरिका से मदद नहीं लेते थे। आप लोग जानते हैं जब 1971 में बांग्लादेश को जब आजाद करवाया गया था, तो भारत के खिलाफ क्या अमेरिका लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे थे। पाकिस्तान का सपोर्ट कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहे थे। और रशिया क्या है, उस अमेरिका का जवाब दे रहे, क्योंकि रशिया और अमेरिका क्या उसमें दो गुट हुआ करता था। लेकिन आज क्या है, हम अमेरिका के कितने नजदीक पहुंच चुके हैं। तो इसलिए क्या होता है, स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन कोई नहीं होते हैं। विदेश नीति में कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त नहीं होता। उसके बाद क्या आता है, अपने लाभ के लिए शक्ति संतुलन बनाए रखना। देखिए शक्ति संतुलन बहुत जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा चीन ने क्या है, बिल्ड एंड रोड बनाया, जिसको BIR कहते हैं, बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। ये बना, देखिए ये क्या है, चाइना से होके क्या है, यूरोप तक जाती है ये रोड, और यूरोप से होके क्या होता है, ये अफ्रीका तक जाती है। तो देखिए चाइना क्या करते हैं, देखिए चाइना के पास क्या था इस समय, मैन्युफैक्चरिंग पावर बहुत ज्यादा है उनके पास, उत्पादन शक्ति बहुत ज्यादा है। हमारे देश में उतना उत्पादन शक्ति नहीं है। तो वहां पे वस्तु बनता है तो वो वस्तु को सप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो अफ्रीका और यूरोप में देखिए आप जानते हैं कि चाइना के वस्तु बहुत सस्ते होते हैं लेकिन टिकाऊ नहीं होते। लेकिन वर्तमान का जो ये इंडिया हो गया और अफ्रीका के जो कंट्री है, जो गरीब देश है, उनमें ये दोनों लोग अभी गरीब है, जिसको कहते हैं साउथ साउथ कंट्री कहा जाता है। तो इनको क्या है, सस्ते माल चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, अधिकतर जो इंडियन लोग हैं वो चाइनीज मोबाइल क्यों खरीदते हैं, इसलिए नहीं खरीदते कि चाइनीज मोबाइल क्या ज्यादा टिकाऊ नहीं है, इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं, आईफोन खरीदने का बजट नहीं है। आईफोन क्यों खरीदेगा, जब भाई 2,000 5,000 रुपए के मोबाइल से हम सारे चीज देख रहे हैं, आईफोन में जो भी चीज है
जो आईफोन में हो सकता है कि उसमें और फंक्शन हो जो हमारे काम का नहीं है, तो जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो आईफोन लेके करेगा क्या? वो हो सकता है एक स्टेटस सिंबल हो सकता है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के लिए आईफोन की आवश्यकता नहीं है। चाइना का 3-4 हजार मोबाइल में वो सारे फंक्शन है जो एक आम व्यक्ति को चाहिए होता है, उससे भी ज्यादा फंक्शन होता है। तो अब वो मोबाइल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो चीप है, चीप में सस्ता है। आईफोन क्या है, बहुत महंगा है। इसलिए क्या होता है, चाइना का जो प्रोडक्ट है वो इन देशों में, जो साउथ साउथ कंट्री होता है इन देशों में, और दूसरी बात क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ कंट्री में भी क्यों जाता है। ठीक है, जो नॉर्थ नॉर्थ कंट्री है ना, उनमें लोग अमीर लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कुटीर उद्योग है या जो छोटे छोटे उद्योग है, तो छोटे छोटे चीज बनता है वो यहाँ पे नहीं बनता है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े उद्योग पहले से है। जैसे यूरोप में बड़े बड़े उद्योग है, अमेरिका में बड़े बड़े उद्योग है। आप कोई गहने बनाना हो तो गहने बनाने के लिए क्या है, यूरोप के कोई व्यक्ति गहना नहीं बनाएगा, अमेरिका के कोई व्यक्ति गहने के वो नक्काशी नहीं करेंगे। तो ये सब काम क्या होता है, चाइना या जो यहाँ पे क्या होता है, गरीब देश होते हैं या इस तरह के देश के क्या होता है, यहाँ पे नक्काशी होता है, फिर उसको क्या होता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों के पास क्या होता है, इन चीजों के लिए टाइम नहीं होता है। तो रायसीना डायल होता है, इसलिए क्या होता है, भारत भी चाहता है कि इस बेल्ट एंड रोड के सापेक्ष, देखिए अभी आप लोगों ने सुना होगा 2023 में हमारे देश में क्या हुआ था, एक G20 का सम्मेलन हुआ था। आप लोग देखे होंगे, G20 का क्या होता है, सम्मेलन हुआ था। इस G20 सम्मेलन में ये बात थी कि भारत भी क्या है, एक ऐसा रोड बनाएगा जिससे क्या होगा, यूरोप तक क्या होता है, सामान पहुंचाने का काम करेगा। देखिए जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा बल नहीं देंगे तो दूसरे देशों से मुकाबला कैसे करें। चाइना क्या होता है, इस वक्त मान लेते हैं कि हमारे बगल में बहुत बड़ा एक जाइंट बन के उभरा है, मतलब बहुत बड़ा क्या होता है, बलशाली बन के उभरा है, तो इसको मुकाबला करने के लिए हमें भी क्या है, आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे मार्केट को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, यानी पूरे मार्केट को घेर लेगा। तो पूरे मार्केट को जब घेर लेगा तो हमारे लिए क्या होगा, दिक्कतें पैदा होने लगेंगी। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसलिए शक्ति संतुलन बहुत जरूरी है। और चाइना के देखिए, एक तो ये रोड बनाया है, और अभी आपको आपको बताएंगे चाइना ने क्या है, हमारे समुद्र के चारों ओर से हमें घेर लिया है। ठीक है, चाइना ने क्या है, समुद्र के चारों ओर से हमें घेर कैसे लिया, आपको भी दिखाता है मैप के माध्यम से। मान लेते हैं ये हमारे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के चट्टगांव बंदरगाह को क्या होता है, इन्होंने लीज पर ले रखा है। यहाँ पे क्या है, श्रीलंका, यहाँ पे कोलंबो को उन्होंने लीज पर ले रखा है। यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार में एक द्वीप है जिसको कोको द्वीप कहते हैं, इसको भी चाइना ने कब्जा कर लिया है, मतलब लीज पर ले लिया। यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक जगह है जिसको ग्वादर बंदरगाह कहते हैं, इसको भी क्या है, चाइना ने ले लिया। यहाँ पे है मालदीव, मालदीव में क्या है, उन्होंने अपना मालदीव को भी घेर लिया। यहाँ पे अफ्रीका में एक देश है जिसको सेशल्स कहते हैं, सेशल्स कहते हैं, सेशल्स 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 में क्या होता है, उन्होंने एक क्या होता है, हवाई जो जल जहाज जो रुकते हैं उसके लिए सैन्य अड्डा बनाया गया, सैन्य अड्डा। तो भारत को चारों ओर से क्या होता है, ये देखिए घेर लिया। क्यों घेर लिया, क्योंकि हिंद महासागर, यहाँ देखिए क्या है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर इस समय विदेश व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से क्या होता है, यहाँ पे जानते हैं अरब कंट्री है, और अरब कंट्री से क्या होता है, यहाँ से पेट्रोलियम का क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और आप जानते हैं शक्ति का मुख्य स्रोत इस समय क्या है, पावर का मुख्य स्रोत क्या है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम अगर नहीं मिलेगा तो देश क्या होगा, उनके सारे अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। अगर समझिए भारत को अगर पेट्रोल खत्म हो जाए भारत के पास, तो भारत के सभी इंजन बंद, मशीन बंद, भारत का अर्थव्यवस्था डाउनफॉल हो जाएगा। इसलिए पेट्रोल का यहाँ पे व्यापार होता है, तो इसको कब्जा करने के लिए ये सब किया गया। देखिए इसके बदले में भारत सरकार ने अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको सागर माला प्रोजेक्ट कहते हैं। भारत सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, सागर माला। सागर माला के माध्यम से भारत के क्या होता है, ये जो यहाँ पे जितने बंदरगाह है, उन बंदरगाह को क्या है, अच्छे से बनाया जा रहा है, या अंडमान निकोबार में यहाँ पे सैन्य अड्डा बनाया जा रहा है। उसके बाद श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह को क्या है, अभी भारत ने लीज पर लिया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ईरान में भारत ने एक क्या है, बंदरगाह को लीज पर लिया है। उसके बाद क्या है, जो यहाँ से एक रोड बना के क्या है, म्यांमार के बीच में क्या है, यातायात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने क्या है, संधि किया है।
तो भारत भी देखिए, चीन के इस नीति को क्या मोती के माला नीति कहते हैं, मोती के माला माला नीति कहा जाता है। और भारत ने कौन सी नीति अपनाया, सागर माला नीति। तो सागर माला के माध्यम से इसको काउंटर बैलेंस करने की बातचीत चल रहा है, क्योंकि ये हिंद महासागर इस समय सबसे ज्यादा व्यापार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्ग यही है। अगला देखिए, बढ़ते आर्थिक संबंध। शेष विश्व के साथ भारत की आर्थिक जो क्रिया है वो क्या गहरी होती जा रही है। यहाँ अपने उत्पाद और कच्चे माल के स्रोत और उसके विस्तार के लिए क्या समुद्र के बाजारों के प्रति अधिक फोकस हो गया है। बहुसंख्यकीय बहुपक्षीय दृष्टिकोण, क्योंकि भारत क्या है, आप लोग जानते हैं कि 1,140 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। तो हर कोई देश का क्या है यहाँ पे नजर है कि भारत के कितने बड़े जनसंख्या को कंज्यूमर है, तो इनको सामान अगर बेचेंगे तो क्या होगा, ज्यादा मुनाफा होगा। इसलिए विदेशी कंपनी क्या होता है, भारत में आना चाहता है। हम देखिए, अभी आपको बता कि अभी हमारा सबसे ज्यादा जो व्यापार हो रहा है वो चाइना से हो रहा है। चाइना से विवाद होने के बावजूद भी क्या होता है, चाइना से ज्यादा व्यापार। देखिए क्यों होता है, पहले समझ लीजिए। दुनिया में इस समय चाइना क्या है, हार्डवेयर के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हम ना चाहकर भी चाइना से सामान खरीदना पड़ेगा। हार्डवेयर और जो फार्मास्यूटिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए क्या है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश है। देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी सोलर प्लांट लग रहे हैं उसमें जो सोलर प्लेट होता है ना, सब चाइना से आता है। उसके बाद जितने भी क्या होता है, और जो चालक होता है, जो सेमी कंडक्टर होता है, वो सारे चीज क्या आता है, चाइना से आता है। जितने भी चिप बनता है, जो मोबाइल और जो लैपटॉप में इस्तेमाल करने वाला जो सिलिकॉन के चिप वगैरह बनते हैं वो सब चाइना से आता है। उसके बाद जो मेडिसिन होते हैं वो, और मेडिसिन के साथ साथ जो इक्विपमेंट भी होते हैं, जो सामान होते हैं मेडिकल के, जो सामान होते हैं वो भी क्या होता है, चाइना से आते हैं, सस्ता है। आप लोग अभी देखिएगा दीपावली आएंगे तो चाइना के सामान क्या मार्केट में भर जाएगा। अभी देखिए इतना प्रतिबंध होने के बाद भी क्या होता है, इतने सामान आ रहा है। और प्रतिबंध नहीं होगा तो कितना सामान भारत में आ सकता है, समझ लीजिए। इसलिए चाइना को काउंटर बैलेंस करना जरूरी है। इसलिए देखिए क्या क्या है, क्वाड बनाया गया है। क्या बनाया गया, क्वाड। क्वाड बनाया गया जो क्या है, चाइना को इस क्षेत्र में रोकने के काम करेगा। क्या बनाया गया, क्वाड। क्वाड में 4 देश है, कौन कौन से, एक तो भारत है, क्वाड क्वाड मतलब कोऑर्डिनेटर क्या है, एक भारत है, एक जापान है, एक ऑस्ट्रेलिया है, और एक क्या है, यूएस है। इन चारों देशों के संगठन को क्या कहता है, क्वाड कहा जाता है। क्या कहा था, इनका मेन मकसद है हिंद महासागर को क्या करना है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो लिंक है इसको क्या है, चाइना के आधिपत्य से रोकना, यानी चाइना का जो अधिकार उसमें है उससे क्या होता है, उसको रोकना। इसे क्या कहते हैं, क्वाड कहा जाता है। अभी देखिएगा आप लोग अगर न्यूज में सुनेंगे, अभी क्वाड का जो सम्मेलन क्या है भारत में हो रहा है। और आप लोग अगर न्यूज पेपर पढ़ते हो तो आप लोग देखे होंगे कि क्वाड का सम्मेलन क्या हो रहा है, अभी भारत में चल रहा है। दूसरा, हस्तक्षेप और अनुचित हस्तक्षेप। देखिए भारत क्या है, पहला हस्तक्षेप नहीं करने की नीति पर काम करता है। इंटरफेयर, भारत क्या है, दूसरे देशों पर इंटरफेयर करने नहीं करने की बात करता है। लेकिन क्या कहता है, अगर भारत पर कोई देश बेवजह या जबरदस्ती अगर इस पर आक्रमण करेगा या कुछ भी करता है तो भारत उसका जवाब भी देते हैं, जैसे पाकिस्तान को 3 बार हरा चुका है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखिए। भारत की विदेश नीति की नैतिक पहलू क्या है, पहले ध्यान रखिएगा। पहला है पंचशील। ये पंचशील सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। देखिए ये जो पंचशील सिद्धांत है ये बनाया गया था 1954 में, बनाया गया था चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच के समझौता हुआ। तो इसमें यह समझौता हुआ था कि जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था तो भारत सरकार ने यह मान लिया था कि वो चीन का भाग है, हम उस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये पंचशील के 5 सिद्धांत थे, इसको याद रखिएगा। पंचशील के कितने सिद्धांत थे, 5 सिद्धांत थे, इसको याद रखिए। एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान करेंगे, मतलब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
परस्पर गैर मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर आक्रमण हम नहीं करेंगे। उसके बाद हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरवेंशन नहीं करेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ पर काम करेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ पर काम करेंगे। शांतिपूर्ण अस्तित्व पर काम करेंगे। ये क्या था, पंचशील सिद्धांत था, जो भारत और चीन के मध्य क्या हुआ था 1954। ठीक है, भारत और चीन के मध्य 1954 में हुआ था पंचशील सिद्धांत, इसे कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है विश्व बंधुत्व, जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जिसे कहा जाता है। ये भारत का ये क्या है, बहुत पुराना नीति है कि भारत चाहता है कि जो पूरा विश्व है वो क्या होता है, एक कुटुंब की तरह रहे, एक दूसरे पर आक्षेप या लड़ाई झगड़ा ना करे। तो ये संपूर्ण जो विश्व है उसको क्या होता है, एक गांव के रूप में या रूप में देखा जाए, या घर के रूप में देखा जाए, या परिवार के रूप में देखा जाए, जिसमें क्या होता है कोई भी किसी पर क्या होता है अनैतिक रूप से हस्तक्षेप या कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। ये क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का बोलना है। तो क्या है, वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम का भारतीय दर्शन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा को आह्वान। देखिए आप, ये मोदी गवर्नमेंट का भी क्या है, यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही समझ लीजिएगा, से वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। भारत संपूर्ण विश्व समुदाय को एकल बृहत वैश्विक परिवार के रूप में देखता है, जहाँ इसके सदस्य रहते हैं एवं एक साथ कार्य एवं विकास करते हैं और एक दूसरे पर क्या होता है भरोसा करते हैं। तो परिवार के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, एक साथ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए चेष्टा करते हैं। उसी प्रकार से भारत का भी क्या है सोचना है, जैसे हम लोगों ने अफगानिस्तान के मामले में किया है। फिर देखिए अफगानिस्तान के मामला उनका आंतरिक मामला था, किसी के आंतरिक मामले में हम उनके तो किसी के आंतरिक मामले पे देखिए आप लोग देखते होंगे, कुछ लोग होते हैं, कोई किसी परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, फिर क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है एक दूसरे को सुनाते हैं कि आपके सब बुरा हुआ, वो दूसरे पक्ष पर जाकर बोलते हैं कि आपके तो सब बुरा हुआ, फिर लड़ाई क्या होता है और तेज हो जाता है। अगर यहाँ पे क्या होता है, ये तीसरा व्यक्ति अगर नहीं होता तो लड़ाई उतना ज्यादा नहीं होता। ये आप लोग भी जानते हैं। वैश्विक समस्या समाधान दृष्टिकोण, देखिए वैश्विक जो समस्या है वो कैसे समाधान हो, उसके लिए क्या है, जैसे क्या होता है व्यापार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, उसके बाद बौद्धिक संपदा अधिकार, वैश्विक शासन, स्वास्थ्य संबंधी खतरे जैसे वैश्विक आयाम के मुद्दों पर वैश्विक बहस एवं वैश्विक सहमति की बगलत करता है। जैसे देखिए कैसे व्यापार होगा, यानी विश्व व्यापार अगर एक जैसे व्यापार अगर सुगमता नहीं होगा तो व्यापार कैसे करना। जलवायु परिवर्तन, आप जानते हैं दुनिया में इस समय जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब विकसित जो देश है वो अपने उद्योग धंधे उनके पास बहुत ज्यादा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं, और जो गरीब देश है उनके पास उद्योग धंधे है नहीं, वो बेचारा मारे जा रहे हैं। इसलिए देखिए आप लोग अगर न्यूज में सुना, अभी क्या है कार्बन टैक्स लगाया जाता है। कार्बन टैक्स किस पे लगाया जाता है, जो लोग ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करेंगे उस देश पर कार्बन टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जिस देश क्या होता है ज्यादा उद्योग धंधे होते हैं, वो कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, उन देशों पर क्या लगाया जाता है, कार्बन टैक्स। आतंकवाद, आप लोग देखे होंगे इसमें आतंकवाद, आतंकवाद क्या है, एक बहुत बड़ा वैश्विक समस्या है। आतंकवाद वैश्विक समस्या कैसे है, क्योंकि एक तो पहली बात है कि आतंकवाद की कोई एक परिभाषा नहीं है, और अलग अलग देश क्या होता है अपने हिसाब से इसका डेफिनेशन तय करता है। जो देश को लाभ होता है वो उसको आतंकवादी नहीं मानता है, जो देश को क्या होता है दूसरे पक्षों से हानि होता है उसको आतंकवादी मानता है। तो इसका क्या होता है, इससे क्या होता है, एक समरूपता नहीं बन पाता कि आतंकवाद वास्तव में है क्या। अब लोग देखिए अलकायदा हो गया, इसका बनाने वाले कौन थे, अमेरिका है, या हमास, जो भी आज बड़े बड़े जो आतंकवादी समूह है, आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी समूह है उसका जन्मदाता अमेरिका है। क्यों, वो चाहता है कि अलग अलग देशों में जो चरमपंथी, जिसको कहते हैं चरमपंथी या दक्षिणपंथी, उनको क्या होता है पैसा दिया, फंडिंग किया, और जो वहां के सरकार था उसको अस्थिर करके हटा दिया, और ऐसे जगह पे क्या था, ऐसे ऐसे सरकारों को। अब देखिए जो तालिबान है, जो आतंकवादी, जो बाद में क्या होता है अमेरिका उन्हीं से लड़ते हुए परेशान हो गए। तालिबान क्या है, एक स्टूडेंट यूनियन के रूप में स्थापित किया गया था अमेरिका ने रशिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए, और वही तालिबान ने अमेरिका को क्या है आग दिखा दिया, तब बाद में जाके क्या होता है उनको निपटना पड़ा। आज भी देखिए क्या था, उस तालिबान क्या था, फिर अफगानिस्तान में सरकार बना के बैठे हुए हैं। तो
कहीं ना कहीं अगर अमेरिका अगर उस समय ऐसे लोगों को नहीं उस्काते तो शायद इस तरह के आतंकवादी गुट नहीं बन पाते, क्योंकि आतंकवादी गुट बनाकर कोई किसी को फंडिंग करेंगे, पैसा देंगे, कोई फालतू में अगर किसी को पैसा मिल जाएगा, अच्छा सब कुछ मिल जाएगा, तो लड़ाई झगड़ा करने में क्या दिक्कत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करना ही चाहता, तो ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को अगर पैसा देंगे, शराब देंगे, ड्रग्स देंगे, हथियार देंगे, तो वो लोग तो आतंकवादी बन ही जाएंगे। वो सभ्य समाज में ही बन सकता है, ऐसे नहीं कि केवल उन देशों में बनते हैं, ऐसे नहीं है। भारत में भी बहुत से लोग आतंकवादी बन सकते हैं अगर उनको इस तरह की सुविधा दे देंगे। तो आतंकवादी बनाने का मेन जो अड्डा है वो है अमेरिका। अमेरिका क्या है, इन क्षेत्रों में शक्ति अपने हाथ में लेने के लिए क्या है, इन जो चरमपंथी गुट है उनको हथियार और पैसा सप्लाई किया है। और उन्हीं से क्या है, आप जानते हैं ये जितने भी आतंकवादी गुट है, ये तो देखिएगा एक तो हथियार का सप्लाई करता है और साथ साथ के जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं इनका होता है। आप एक बात बताइए, इन आतंकवादियों के पास इतने बड़े बड़े हथियार कहाँ से आते हैं? भाई वो लोग, उनके पास तो कोई फैक्ट्री है नहीं जहाँ पे बड़े बड़े एक साइकिल जो बड़े बड़े हथियार उनके पास, गोले वगैरह उनके पास आ जाता है। तो हथियार तो बड़े देशों ने बनाया ना, अमेरिका या रशिया या जो जापान या चीन या जो बड़े बड़े देश है उन्होंने हथियार बनाया होगा। तो इनके पास आता कहाँ से है? तो कोई ना कोई उनको सपोर्ट करता है और वो किसी न किसी देश से जुड़े होते हैं। आप लोग बहुत सारे पिक्चर भी देखेंगे, हॉलीवुड के पिक्चर में देश क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, गुटबाजी करते रहते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार देखिए कुछ देशों के पास क्या होता है, अपना अलग अलग विशेषताएं होती है। जैसे भारत के पास क्या है, बहुत सारे ऐसी चीजें जो भारत में ही पाया जाता है, जैसे बासमती चावल हो गया और भी बहुत सारी चीज होता है, ये बहुत यूनिक चीज होता है। और उसको क्या था, दूसरे देश उसमें मॉडिफाई करके उस पर पेटेंट ले लेते हैं। पेटेंट मतलब उसका बनाने का अधिकार उस देश ले लेता है। तो इसे कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। जो गरीब देश होते हैं ना उनके पास उतना रिसर्च करने के लिए पैसा नहीं होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसलिए अमीर देश क्या होता है, उन देशों के उन वस्तुओं को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने नाम पे पेटेंट कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं ये जो जितने भी दवाई वगैरह बनता है, ये जो पेटेंट होता है ये 20 साल के लिए होता है। आप लोगों ने एक मेडिसिन का नाम सुना होगा, जेनरिक मेडिसिन। देखिए जेनरिक मेडिसिन भी क्या होता है, रिसर्च से ही मेडिसिन बनाया जाता है, लेकिन क्या होता है, जिन कंपनी ने कोई मेडिसिन बनाया होगा और वो 20 साल बाद वो फॉर्मूला क्या होगा, उस कंपनी को सार्वजनिक करना पड़ता है। समझ लीजिए, मान लेते कोई पैरासीटामोल कोई कंपनी बनाया, तो 20 साल बाद क्या होगा, उस कंपनी को उस फॉर्मूला को क्या होता है, सरकार के साथ साझा करना पड़ेगा। 20 साल तक उसको किसी के साथ साझा नहीं करना होगा, 20 साल तक उसके पास क्या एकाधिकार रहेगा। तो 20 साल के बाद क्या होगा, उस फॉर्मूला के बेस पे अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग जो कंपनी होता है वो उस पर मेडिसिन बना सकता है, लेकिन उस कंपनी, उस मेडिसिन का नाम पैरासीटामोल नहीं होगा बल्कि कोई और नाम से उसको बेचा जाएगा। इसलिए देखिएगा जेनेरिक, जेनेरिक जो दवा होता है उसमें किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा रहता है। क्यों नहीं लिखा रहता है, क्योंकि कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। अभी देखिए जो वैक्सीन बनाया गया कोरोना, तो 20 साल तक उस कंपनी के पास क्या होगा, पेटेंट रहेगा। 20 साल के बाद क्या होगा, वो पेटेंट खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, वो सार्वजनिक हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति अपना कंपनी खोल के उस मेडिसिन को बना सकता है। और रॉयल्टी वगैरह देना पड़ेगा, जो भी रॉयल्टी चलता रहता है, ठीक है, रॉयल्टी तो हमेशा मिलेगा, लेकिन जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे, जो अभी पहले आप लोगों ने सुने होंगे कि रेडियो वगैरह जो एफएम रेडियो होता है ना, उसमें नए नए गाने सुनते थे, लोग सुनते थे। आजकल उनमें नए गाने नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि बीच में क्या होता है, टी सीरीज वालों ने केस कर दिया कि हम लोग जो नया बना था, क्योंकि हमारा भी इसमें बौद्धिक संपदा लगा हुआ है कि हम लोगों ने रिसर्च किया, गाना बनाया, उसको रिकॉर्डिंग कराया वगैरह वगैरह किया, तो हम उस गाने को क्या होता है फ्री में क्यों दूसरे को सुनाने दें। इसलिए क्या है, अभी देखिएगा जो भी एफएम वाला रेडियो है, ये क्या होता है 20 साल पुराना गाना ही सुनाते हैं। 20 साल से नया गाना तभी सुना सकते हैं जब वो उस कंपनी के जो रिपोर्टर है उससे अनुमति लेंगे, तभी सुना सकते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, 20 साल के नए गाने तभी सुना सकते हैं, तभी सुना सकते हैं जब क्या है, उनको वो अनुमति प्राप्त होगा, तभी उनको क्या है, उनको सुना सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान रखिएगा, दूसरी बात देखिए, आजकल क्या है, भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू किया है। जो गरीब देश है जिनके पास क्षमता नहीं है, उनको क्या है, कोरोना वैक्सीन क्या आता है, उनको फ्री में दिया है। तो ये भी क्या होता है, एक डिप्लोमेसी का क्या होता है, तो
तो वैक्सीन डिप्लोमेसी आप लोग देखे होंगे, भारत में क्या है, मालदीव को दिया, श्रीलंका को दिया, बांग्लादेश को दिया, तो क्या है, जिसको कहते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसके माध्यम से भी क्या होता है, स्वास्थ्य वैश्विक शासन, भारत भी क्या होता है, अलग अलग देशों के जो नौकरशाही होता है, भारत में ट्रेनिंग वगैरह देता है। अभी देखिए श्रीलंका के लोगों को क्या होता है, हमारे जो मसूरी में लवासना है वहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज क्या होता है, डिप्लोमेसी के माध्यम से की जाती है। अभी देखिए नया में क्या है, यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इसके बारे में देख लीजिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें भी भारत सरकार क्या होता है, अभी देखिएगा भारत के प्रधानमंत्री रशिया में गए हैं, अभी यूक्रेन में जाने वाले हैं। यूक्रेन में जाकर दोनों देशों के बीच में कोई समझौता करवा सके तो अच्छी बात है। तो ऐसे भी क्या होता है, कूटनीति में रणनीति चलते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, इसी में क्या होता है, अब देखिए इसमें भी भारत का क्या होता है, अपना पक्ष होता है। अब जो भारत क्या है, खुल के कभी नहीं बोलता है कि हम इस युद्ध में क्या होता है, एक पक्ष के क्या होता है, समर्थन में। भारत में रूस और यूक्रेन के युद्ध में कभी ये नहीं बोला कि हम क्या है, रूस के समर्थन में है या हम कह सकते हैं यूक्रेन के समर्थन में। तो वो अलग अलग चीजें। अभी देखिए इसराइल और क्या फिलिस्तीन की बीच में लड़ाई हुआ या जो भी विवाद हुआ, उसमें भारत ने क्या है, किसी पक्ष में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसने वोटिंग भी नहीं किया, भारत सदस्य रहा। तो भारत का जो विदेश नीति है वो ये नहीं बोलता कि जो सभी के साथ क्या होता है, समन्वय बना के चलने की क्या है, एक रणनीति है। कैसा है, समन्वय बना के चलने का एक रणनीति कहा जाता है भारत के जो विचारधारा है उसको। उसके बाद आंतरिक चुनौती, देखिए भारत के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा आंतरिक चुनौती बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक तो भारत में क्या होता है, इतना सीमा विवाद है। दूसरी बात क्या होता है, भारत में क्या है, कुछ जो आंतरिक स्तर पर जैसे नक्सलवाद है, उसके बाद नक्सलवाद हो गया, उसके बाद उग्रवाद हो गया या दक्षिण पंथी हो गया, ये सारे बहुत सारे क्या होता है चीज यहाँ पे बनते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करना भारत सरकार को। अभी देखिए मणिपुर वाला घटना देखिए, मणिपुर में दो ग्रुप आपस में लड़ गए। तो आसाम में आप लोग हमेशा देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, दो अलग अलग जो जातियां होती है उसमें लड़ाई होती है। नक्सलवाद जिसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, वहाँ पे कितने मतलब कश्मीर में देखिएगा अलगाववाद का मैटर है, अलगाववाद हो गया, उसके बाद आपका आतंकवाद हो गया। उसके बाद पंजाब में देखिएगा खालिस्तानियों का क्या विचित्र अलग है कि खालिस्तानी वो अलग पंजाब की मांग करते हैं। दक्षिण भारत के लोग क्या है, भाषा के आधार पर अलग मांग करते हैं कि वो भाषा के हिसाब से क्या होता है, उनको उत्तरी भारत के क्या होता है, जो भाषा वो सोचने का उनका आरोप लगाते हैं। तो अलग अलग जगह पे बहुत सारे क्या होता है यहाँ पे है। उसके बाद आजकल आप लोग देख होंगे जो रोहिंग्या जो मुस्लिम है वो भी क्या है, भारत में आ गया, तो वो भी क्या है, एक आंतरिक संघर्ष, आंतरिक जो सुरक्षा उसमें भी क्या है, बहुत सारे दिक्कतें पैदा होने लगे हैं। तो क्या है, इसलिए क्या है, भारत क्या है, पहले सॉफ्ट पावर अपनाता है। भारत क्या होता है, हार्ड पावर वाला देश नहीं है। लेकिन क्या है, जब क्या होता है, भारत क्या होता है, हमेशा सॉफ्ट। देखिए पहले भारत क्या होता है, किसी पर आक्रमण नहीं करता, किसी पर दबाव नहीं डालता। लेकिन अगर भारत के खिलाफ अगर कोई देश या ग्रुप या ऐसे कोई संगठन अगर उनको परेशान करता है, तो भारत क्या हार्ड पावर इस्तेमाल करता है। क्या करता है, हार्ड पावर का इस्तेमाल। ठीक है, दूसरा शरणार्थी संकट, जिसको रिफ्यूजी कहते हैं। अभी देखिए रिफ्यूजी में क्या है, जब भारत आजाद हुआ तभी से ही क्या भारत में एक रिफ्यूजी का समस्या है। भारत जब आजाद हुआ तब बांग्लादेश से या पाकिस्तान कह सकते हैं, पाकिस्तान से आए भारत में बहुत सारे लोग। एक तो सबसे बड़ा रिफ्यूजी उसी समय आया। उसके बाद जब तिब्बत में दिक्कत हुआ तो तिब्बत से बहुत सारे लोग क्या है, लामा लोग भारत आ गए। उसके बाद नेपाल से आते रहते हैं क्योंकि ओपन बॉर्डर है। अभी देखिएगा म्यांमार में दिक्कत होने लगे तो म्यांमार से क्या भारत में लोग आने लगे, उसको रोहिंग्या शरणार्थी कहा जाता है। तो भारत की समस्या क्या है, सामने क्या है, शरणार्थी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग अगर मालूम होगा तो पहली जगह शरणार्थी जब भारत में आए थे 1947 में, उसमें भारत सरकार के पास क्या था, संशोधन नहीं थे। लोगों को 15-15 10-10 साल तक क्या है, कैंपों में रखना पड़ा। अब उन लोगों का परिवार या उन लोगों का एजुकेशन या उन लोगों का सामाजिक स्टेटस कितना खराब हो गया होगा।
जो उस समय पूर्व पाकिस्तान से जो लोग आए, 15-15 सालों तक उनको कैंप में रखा गया है। सरकार उसको पूरा खाना पीना देते थे, तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। और उसके बाद उनको भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो बैठाया गया या बसाया गया है, उसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। इस ऐसे लोगों को क्या था, ऐसी जगह पे बैठाया गया जहाँ पे पहले जंगल था। जैसे आप लोग देखते होंगे, उधम सिंह नगर के जो अधिकांश जो क्षेत्र है वो बाहरी लोगों को क्या है